हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस की, जिसमें हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है पारिस्थितिक तंत्र, अवधारणा, संरचना, पिरामिड और अनुक्रमण। तो इस चैप्टर में आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बता रखा है कि ये होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, और अनुक्रमण के बारे में आपको बता रखा है। तो इस चैप्टर को जानने के बाद आप अच्छे से इकोसिस्टम के बारे में, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जान लोगे। आगे चले, अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक वन, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, अगर आप ये सोचते हो दुनिया में आप अकेले रहते हो तो आप गलत फैमिली में जी रहे हो, क्योंकि दुनिया में आप अकेले नहीं रहते, आपके आसपास और भी जीवित प्राणी रहते हैं और बहुत निर्जीव वस्तुएं भी रहती हैं, जिनके साथ आप मिलकर क्या करते हो, संसाधनों को शेयर करते हो, संसाधनों को साझा करते हो, और जीवन भर हम क्या करते हैं, उनके साथ लगातार जुड़े रहते हैं, और एक पारिस्थितिक तंत्र हम बना रहे होते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो इंसान होता है, जो मानव होता है, वो भी पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होता है। अब फिर आप सोच रहे होगे पारिस्थितिक तंत्र है क्या, पारिस्थितिक तंत्र ये है क्या। आगे आपको बताते जाऊंगा कि भाई पारिस्थितिक तंत्र है क्या। बस आप इतना समझ लो कि जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, इसके दो घटक होते हैं, एक निर्जीव और एक जीवित, और दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक बैलेंस बनाते हैं पर्यावरण के अंदर, यानी कि एक पारिस्थितिक तंत्र क्रिएट करते हैं। अब हमें ये समझना है भाई, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करना है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें हम ये जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से घटक हैं, ये कैसे काम करते हैं, और हर घटक की क्या भूमिका होती है, जो हम जानने वाले हैं। और जब हम ये जान लेते हैं कि, और ये समझ पाना आसान होता है कि भाई पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा की बात हम करते हैं, ये कंसेप्ट क्या है। देखो, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, बेसिकली पर्यावरण की मूल इकाई है, जिसमें जीवित जैसे कि पौधे, जानवर हो गए, और निर्जीव यानी कि जल, मिट्टी, हवा और प्रकाश हो गए, ये मिलकर क्या करते हैं, एक बैलेंस बनाने का काम करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, जिससे लाइफ एक तरह से एग्जिस्ट कर पाती है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि जो यहाँ पे पौधे हैं, जानवर है, मनुष्य हैं, तो ये अपना खाना या कैसे एक जगह पे रह पा रहे हैं, क्योंकि निर्जीव जो घटक है उनके साथ मिलकर क्या कर रहे हैं भाई, एक संतुलन व्यवस्था बना रहे हैं। जैसे कि अब देखो, जल नहीं होगा तो इंसान नहीं रहेगा, जानवर नहीं रह पाएगा। अब पौधे हैं, है ना, पौधे खाना बनाने के लिए उनको प्रकाश भी चाहिए होता है, जल भी चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं जीवित डिपेंडेंट है निर्जीव पर, निर्जीव भी डिपेंडेंट है जीवित पर। कहने का मतलब ये है, तो एक संतुलित व्यवस्था बन पाती है। आगे चले, और इन घटकों के बीच हमेशा ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान होता रहता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र चलता रहता है ना। अगर हम कह रहे हैं कि रेगिस्तान है, वहाँ पर ही बहुत तरह के आपको पौधे देखने को मिल जाएंगे, जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हर जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। चाहे आप पानी की बात करो, पानी में आपको मछलियाँ देखने को मिलेंगी, अलग तरह तरह के आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। तो हर जगह का पारिस्थितिक तंत्र अलग अलग है। अब एक पारिस्थितिक तंत्र कैसे चल रहा है, इसका मेन रीज़न ये है, क्योंकि जो भी आपका पारिस्थितिक तंत्र है, वहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, ऊर्जा एक दूसरे से फैलती रहती है। अब ये कैसे फैलती है, आपको अगले चैप्टर में बता रखा है, थोड़ा बहुत आपको इस चैप्टर में ही बता रखा है। ऊर्जा कैसे फैलते हैं, एक आपने सुना होगा खाद्य श्रृंखला के बारे में। तो हर पारिस्थितिक तंत्र में क्या चलती है, खाद्य श्रृंखला चलती है, जिसमें क्या होता है, एक जीव दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है। इस वजह से क्या होता है भाई, ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र चलता रहता है। आगे चलें, जीवित और निर्जीव दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि एक जो है दूसरे के बिना नहीं रह सकता। समझ रहे हो। तो जब वातावरण में कोई बदलाव होता है, तो वहाँ रहने वाले पौधे और जो जानवरों की संख्या और उसके प्रकार में भी परिवर्तन आपको देखने को जरूर मिलेगा। समझ आ रहा है। और मनुष्य भी क्या होता है, इसी पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होता है, जो बता चुका हूँ मैं आपको। आगे चलें, पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य आधार क्या है, ऊर्जा प्रवाह। अगर ऊर्जा प्रवाह नहीं होगा तो पारिस्थितिक तंत्र ही आपका खत्म हो जाएगा। सूर्य से शुरू होता है, पौधे जो है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फिर जानवरों के पास जाती है, और अंत में अब घटक जीवों तक ये ऊर्जा पहुंचती है। ठीक है, और वापस जो ऊर्जा है वापस वो पौधों के पास पहुंच जाती है, क्योंकि जो अपघटक है ये किसमें, एक तरह से डिकम्पोजर्स हैं, जो कि मिट्टी में ये मिले रहते हैं। जैसे कोई सड़ा पदार्थ, कोई फल है, कोई पेड़ पौधे सड़ गए हैं, ठीक है, वो मिट्टी में मिल जाता है। ऐसा कोई जानवर मर गया है तो वही मिट्टी में मिल जाएगा। तो उसके बाद जो ऊर्जा थी वो उसको डिकम्पोज करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है, जिससे वापस वो जो ऊर्जा है वो वापस पौधों के पास आ जाती है, और पौधे फिर सूरज से वो फोटोसिंथेसिस करता है, फिर ऊर्जा वो दूसरे के पास जाती है। जो पौधे को खाएगा उसको कुछ ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद जैसे हिरण मान लो पौधे को खा रहा है ना, घास को खा रहा है, अब हिरण को कोई खा जाएगा तो वो ऊर्जा उसके पास पहुंच जाएगी। अब कितनी ऊर्जा जाएगी ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास ना दो तरह के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, एक स्थलीय पारितंत्र और एक जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में ना जो जमीन वाली बात होगा, जैसे कि जंगल हो गया, घास भूमि हो गया। जलीय पारितंत्र जैसे कि तालाब, नदी, समुद्र, यानी कि जल वाला पार्ट हो गया। आगे चले,
तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। अगर हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो भाई। तो पारिस्थितिक तंत्र में आपको पता है जैविक घटक भी होते हैं और आपके अजैविक घटक भी होते हैं। तो जैविक घटक के अंदर ना भाई, तो भोजन पाने के तरीके के हिसाब से हम इसको 3 भागों में रख सकते हैं। जैविक घटकों को, इसको हम जीवित घटक भी बोल सकते हैं। भोजन पाने के तरीके सबके अलग अलग है, तो इस आधार पर हम जैविक घटक जो जिंदा है उनको 3 भागों में रख सकते हैं। जैसे कि पहला है उत्पादक, उसके बाद आपका उपभोक्ता, है ना। उपभोक्ता को भी हम आगे कैटेगरी में बांट सकते हैं, है ना। और तीसरी कैटेगरी अपनी अपघटक, है ना भाई। तो इनके बारे में बात करते हैं। देखो, उत्पादक क्या हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, और ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है जो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद से। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो अपना खाना खुद बनाने वालों को हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। खाना कैसे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से, पानी से, CO2 से, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, समझ आ गया, और भोजन अपना तैयार करते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें आपका हरे पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, है ना। पौधे आपके सामने एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो कि उत्पादक के रूप में काम करते हैं। ये सूरज से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल होता है इनकी पत्तियों में, ग्रीन कलर का होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर से ले लेते हैं। और जल कहाँ से मिलता है इनको, अपनी जड़ों के माध्यम से, जब उस मिट्टी से ले लेते हैं ये। उसके बाद जो खाना बनता है उससे ही अपना ये जो है, अपनी जो ऊर्जा बनती है उससे ये पेड़ जो है जिंदा रहता है ना। अब जो वेस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ वो O2 है, जिसको ऑक्सीजन हम कहते हैं। जब भी कहते हैं जितने ज़्यादा पेड़ आप लगाओगे उतने ज़्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एक तरह से वेस्ट है, किसके लिए, प्लांट के लिए। और CO2 को इनटेक करता है, और बाहर किसको निकालता है, रिलीज करता है, ऑक्सीजन को करता है। समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। सेकंड हम बात करते हैं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। जैसे कि आप दुकान से सामान लेने जा रहे हो, है ना, आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आप कंज्यूमर्स हैं, है ना। उत्पादक कौन है, जो उस सामान को बना रहा है। ऐसे ही जो खाना बना रहा है खुद से वो प्लांट है। अब ऐसे प्लांट को जो खा रहा है वो क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया, है ना। तो उपभोक्ता यानी जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों पर डिपेंडेंट है, निर्भर है, वो आपको उपभोक्ता हो जाएगा। अब इसके भी 3 कैटेगरी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जिसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जिसको हम कार्निवोरस बोलते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता जिसको हम टॉप कार्निवोरस बोलते हैं। देखो भाई, प्राथमिक उपभोक्ता की बात करूं तो ये वो वाले उपभोक्ता होते हैं जो केवल पौधे ही खाते हैं, यानी कि शाकाहारी होते हैं। आप कह सकते हो प्राथमिक उपभोक्ता बराबर इज इक्वल्स टू में शाकाहारी। समझ आ गया। एग्जाम्पल आप टिड्डा, खरगोश, बकरी ले सकते हो। अब द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आएगा, जो प्राथमिक उपभोक्ता में जो भी जीव थे इनको क्या है भाई, द्वितीयक उपभोक्ता वाले खा लेते हैं। यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता में हम कह सकते हैं जो शाकाहारी जीवों को खा लेते हैं, जैसे कि मेंढक, सांप, गीदड़, तो ये भाई जीवों को ही खा लेते हैं। समझ रहे हो। आगे चले। तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो ये द्वितीयक उपभोक्ताओं वालों को खा लेते हैं। मतलब जो कार्निवोरस सेकंड वाले पे आ रहे हैं, इनको थर्ड वाले खा लेते हैं, है ना। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर जो होते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बाघ, शेर, बाज और गिद्ध आ जाएगा। आपने देखा होगा, जैसे ही हिरण जो है भाई बाघ को देखता है, शेर को देखता है, तो भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। उसको पता है कि जो बाघ है, जो शेर है, वो मेरे को खा जाएगा। समझ रहे हो। सबको ध्यान रखना है। तीसरा अपघटक है, ध्यान रखना है, जो कि जीवित घटक के अंदर आएगा। तो ये मृत पौधे और जानवरों को सड़ाकर पोषक तत्वों में बदला जाता है। तो अब घटक क्या करते हैं, बेसिकली जो पौधे मर चुके हैं, जानवर मर चुके हैं, है ना, या जो पेड़ पौधे सड़ चुके हैं, है ना, तो उनको पोषक तत्वों में बदलते हैं। और अब इनके पास क्लोरोफिल तो है नहीं जो खाना खुद बना पाए, तो इसलिए मृत पदार्थ ही क्या होते हैं, इनका भोजन होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरिया है, फफूंद है, केंचुआ है, तो क्या करते हैं, इस सड़े गले पदार्थ से, है ना, सड़े गले खाने से, मिट्टी में जो जानवर मर गया, सड़ गया, है ना, तो उससे अपना खाना ये बनाते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर, है ना भाई, ध्यान रखना। तो ये अपघटक होते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये देखो मिट्टी में आपको देखने को मिल रहा है ना, ये एक तरह से अपघटक ही है। ठीक है, तो इससे यहाँ पर तो क्या मिलता है, अपना पोषण ये प्राप्त करता है। और यहीं पर आपका प्लांट है, तो जो जो भी जीव होगा वो यहाँ पर मरा होगा, वो जितनी ऊर्जा उसके पास थी वो वापस ये अपघटकों के पास चले जाते हैं, और वापस इन अपघटकों से वो ऊर्जा इन पेड़ पौधों के पास चले जाती है। ठीक है, न्यूट्रिशन की फॉर्म में। अब ये तो हो गया भाई जैविक घटक। अब हम बात करते हैं अजैविक घटक। तो अजैविक घटक जो है ये निर्जीव चीजें होती है जो प्रकृति में मिलती हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पानी, बर्फ, हवा, नमी। इनको भी 2 हिस्सों में हम रख सकते हैं, एक जलवायु कारक में और एक मृदा कारक में। जलवायु कारक की बात करें तो प्रकाश, तापमान, नमी, बारिश हो जाएगा। मृदा कारक की बात करें तो मिट्टी और उसमें मौजूद जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो मृदा कारक में आते हैं। इंग्लिश में इनको हम एडिफिक फैक्टर्स भी बोलते हैं।
तो ये सभी कारक मिलकर तय करते हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन से पौधे और कौन कौन से जीव पनप सकते हैं। ध्यान रखना, जो यही बोला मैंने, बोला दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो यही जो कारक हैं अजैविक घटक, ये निर्धारित करते हैं कि एक इकोसिस्टम के अंदर, एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर कौन कौन से पौधे होंगे, किस तरह के पौधे रहेंगे, किस तरह के जीव पनप सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जलवायु कारक वैसी कंडीशन देते हैं जिस प्रकार से वैसे ही जीव वहां पर पनप पाते हैं। अब ऐसा जीव जो जंगल में रहता है उसको आप रेगिस्तान में फेंक दोगे तो वो नहीं रह पाएगा ना, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ के जलवायु कारक अलग अलग है। आगे चले भाई, तो इन्हीं की बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे जलवायु कारक की अजैविक घटक के रूप में। तो जलवायु कारक में पहला भाई प्रकाश है। तो प्रकाश काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है भाई पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अजैविक कारक है, क्योंकि प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण हो नहीं सकता है। ये उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों को सभी को प्रभावित करता है ना। इनके बारे में बात हमने करी भी है। तो पौधों के लिए प्रकाश का महत्व क्या है? तो पौधों के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल का निर्माण कराता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, पौधे क्लोरोफिल बना पाते हैं और भोजन तैयार कर पाते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद पौधों का वितरण, तो किसी क्षेत्र में कौन से पौधे उगेंगे ये प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, टुंड्रा टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा वन हो गए। तो इस प्रकार के, इसलिए हमको देखने को मिलता है अंतर, ठीक है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, टुंड्रा। तो इसके बारे में अपना 4th चैप्टर में पढ़ोगे आप, ठीक है, इनके बारे में। तो पौधों का वितरण कैसा होगा ये भी डिपेंड करता है प्रकाश की वजह से, क्योंकि प्रकाश कितनी मात्रा में पहुंच रहा है वहां पर। पौधों के लिए शारीरिक गतिविधियां कराने के लिए भी भाई प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई प्रकाश जो है पौधों की वृद्धि के लिए, पत्तियों की गतिविधियों के लिए, पत्तियों के मूवमेंट के लिए, पत्तियां ग्रो होंगी, पेड़ ग्रो होगा तो पत्तियां ग्रो होंगी, तो उनकी गतिविधियों के लिए जो है प्रकाश बहुत जरूरी होता है। उसके बाद तापमान, तापमान का संबंध भी बहुत ज़्यादा है। तापमान ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब प्रकाश ज़्यादा आ रहा है, तापमान कम है इसका मतलब ये प्रकाश कम आ रहा है ना। तो अगर अधिक प्रकाश आ रहा है तो अधिक तापमान होगा, सीधे सा मतलब है, और अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा, है ना। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जो पेड़ से जो पानी वो बाहर निकलता है। आपको पता होगा पेड़ में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, ऐसे दिखते हैं। ये तो मैंने जूम कर रखा है, जूम वाला पार्ट है। तो पेड़ की जो पत्तियां होती है पौधों की, उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उनको बोलते हैं रंध्र, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। तो इसी के थ्रू क्या होता है, पानी अंदर आ पाता है और बाहर जा पाता है। इसी से, और इसी से गैस से अंदर बाहर आती है। जैसे मैंने बताया ना आपको, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए होती है, मैंने बताया आपको CO2 चाहिए होती है, और ऑक्सीजन वो बाहर निकालता है जब आप उसका खाना तैयार हो जाता है। तो CO2 को कहाँ से लेता है, वो इसी रंध्र से लेता है, ठीक है। जब गैस को अंदर लेना होता है तो ये स्टोमेटा का जो ये छेद है ये खुल जाता है ना। और जैसे ही अंदर पहुंच जाता है फिर वो क्या हो जाता है भाई अपना, ये बंद हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही जब किसी पौधे के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस पानी को बाहर भी इन्हीं छेदों से निकाला जाता है, इन्हीं रंध्रों के द्वारा निकाला जाता है। समझ आ गया? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही बात है, अधिक तापमान होगा तो अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा और पानी का अधिक अवशोषण भी होगा। समझ रहे हो? इसलिए तापमान भी पौधों के प्रकार तय करता है। समझ रहे हो ना भाई? देखो, ज़्यादा प्रकाश होगा तो ज़्यादा पानी का वाष्पोत्सर्जन होगा, तापमान कम होगा तो पानी क्या होगा भाई, मतलब ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा, और तापमान कम होगा तो पानी का अधिक अवशोषण रहेगा, पानी पेड़ के अंदर ही रहेगा, है ना, पौधों के बाहर निकलेगा ही नहीं। आगे चले, रंध्र का संचलन होना। तो ये बात मैंने आपको बताया भाई, जो रंध्र है मैंने आपको दिखाया आगे, वो खुलना बंद होना कौन नियंत्रित कर रहा है, वो प्रकाश ही तो कर रहा है, जिससे पानी का संतुलन बना रहता है। पानी ज़्यादा ही कम होगा तो डायरेक्ट किस पर प्रभाव पड़ेगा, रंध्र के मूवमेंट यानी रंध्र के संचलन पर प्रभाव पड़ेगा। प्रकाश की अवधि, लंबे दिन वाले पौधे गर्मी में फूलते हैं और छोटे दिन वाले पौधे सर्दियों में फूलते हैं। तो वही बात है ना। तो जैसे लंबे दिन वाले जो पौधे होते हैं वो गर्मियों में फूलते हैं, क्योंकि उनको जल्दी ज़्यादा देर तक प्रकाश मिलता है, ठीक है। और जो छोटे दिन वाले पौधे होते हैं वो सर्दियों में फूलते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कम प्रकाश चाहिए होता है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो प्रकाश की अवधि से भी डिपेंड करता है भाई किस प्रकार के पौधे हैं। ये रंध्र हो गया, ठीक है भाई। आगे चले, अब जानवरों के लिए भाई प्रकाश का महत्व की बात कर लेते हैं। ये इकोसिस्टम के अंदर जानवर भी तो होते हैं भाई। तो उपापचय जिनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। देखो भाई, मेटाबॉलिज्म को पता होना चाहिए क्या होता है। आप कुछ भी खाना वगैरह खा रहे हो, है ना, और जब आप सो भी रहे होते हो तो आप ना कुछ काम नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी आप सांस ले रहे होते, आपके पाचन की क्रिया चल रही होती है, आप पेट के अंदर, है ना, आपके शरीर के अंदर। तो उनको करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। तो जो आप खाना खा रहे हो तो उससे ऊर्जा बनाने का काम जो है तो वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही होता है, उसको उपापचय कहते हैं, है ना। तो प्रकाश से करता है, एंजाइम गतिविधियों को प्रभावित करता है।
जानवरों के शरीर की जो कार्य प्रणाली होती है उसको नियंत्रित करता है, भाई सही बात है ना। तो जो जानवरों के लिए टेम्परेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रकाश जो है भाई एंजाइम की गतिविधि की, एंजाइम कब निकलेंगे, क्योंकि एंजाइम बहुत जरूरी होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, है ना। मैंने बता दिया मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो शरीर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है अपना प्रकाश। उसके बाद दृष्टि, तो देखने के लिए प्रकाश आवश्यक होता है, आपको पता है। उसके बाद रंजकता, तो त्वचा का जो रंग होता है ना वो प्राकृतिक प्रकाश पर निर्भर करता है कि भाई अपना प्रकाश कितना आ रहा है, तो उस हिसाब से त्वचा का रंग भी होता है। उसके बाद प्रजनन, तो कई जानवरों में प्रजनन गतिविधियां जो है प्रकाश की अवधि के अनुसार बदलती हैं। जो कई बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनमें जो प्रजनन होता है जिससे वो दूसरा अपने जैसा ही एक स्पीसीज ग्रो कर पाते हैं, तो उनकी जो गतिविधियां प्रकाश की अवधि के अनुसार बदलती रहती हैं। तो प्रजनन के लिए भी जो है डायरेक्ट अफेक्ट करता है अपना प्रकाश। उसके बाद सर्केडियन रिदम, तो प्रकाश के आधार पर शरीर के दैनिक प्राकृतिक दिनचर्या नियंत्रित होती है, इसको हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना कि प्रकाश के अकॉर्डिंग क्या और इस शरीर की जो दैनिक प्राकृतिक दिनचर्या जो रूटीन है वो कंट्रोल हो रहा है। तो अगर प्रकाश कम ज़्यादा हो रहा है तो उनका रूटीन में चेंजेस आएंगे। अब तापमान की बात कर लेते हैं, दूसरा कारक है जो जलवायु के अंदर आएगा ये। तो पौधों के लिए तापमान का महत्व क्या है, सेम वही मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का तापमान बहुत जरूरी होता है। तो तापमान बढ़ने पर पौधों की शारीरिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। इसी कारण रेगिस्तान, जंगल, पानी में उगने वाले पौधों में अंतर होता है, क्योंकि हर जगह का तापमान अलग अलग है ना। इस वजह से जिन पौधों में अंतर हमें देखने को मिलता है। आगे चले वृद्धि और विकास, तो हर पौधे को बढ़ने के लिए अलग तापमान चाहिए होता है। गर्मी में उगने वाले पौधे सर्दियों में उगने वाले पौधों से अलग होते हैं। ठीक है, उनकी वृद्धि और विकास भी दोनों का अलग अलग टाइम पे होता है और अलग अलग तापमान के अकॉर्डिंग होता है। तो वृद्धि और विकास भी तापमान से निर्धारित होती है। उसके बाद ऊष्मीय स्तरीकरण, तो जलीय पारितंत्र में जो ऊपरी सतह पर पौधे होते हैं उनको अधिक गर्मी और प्रकाश मिलता है, और गहरे पानी में तापमान कम होने के कारण वहाँ अलग प्रकार के पौधे उगते हैं। तो तापमान की वजह से क्या होता है, ऊष्मा का स्तरण बन जाता है, मतलब कि अलग अलग जगह अलग अलग स्तर पर ऊष्मा हमको अलग अलग देखने को मिलती है। तो जो जलीय पारितंत्र होता है तो उसकी ऊपरी सतह पर अधिक गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट प्रकाश पड़ रहा है ना, तो वहाँ पे तापमान ज़्यादा रहेगा। तो वहां पर पौधे भी वैसे होंगे, है ना। तो पौधों को अधिक गर्मी और प्रकाश मिलता है, लेकिन जो उसके ऊपर का जो सतह का पानी है उसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा, जो नीचे वाला स्तर है वहां पर तापमान कम होगा, क्योंकि वहां पर प्रकाश कम पहुंच रहा है भाई कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर अलग प्रकार के पौधे उगते हैं। आगे चले, जानवरों के लिए तापमान का महत्व क्या है। तो गर्म रक्त वाले जानवर, तो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो शरीर का तापमान स्थिर रखते हैं, है ना भाई। पर्यावरण के तापमान का उन पर कम असर होता है। एग्जाम्पल के लिए पक्षी है, स्तनधारी है। तो जो भाई जानवरों का तापमान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे जो उनका तापमान है वो स्थिर रहता है शरीर का, और पर्यावरण के तापमान का उन पर कम असर पड़ता है अगर उनके शरीर का तापमान सही रहता है। और अंदर के तापमान किससे प्रभावित होगा, बाहर के तापमान, ध्यान रखना है। तो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर वो बाहर के अकॉर्डिंग हमें कंट्रोल और बैलेंस रखना होता है। आगे चले, शीत रक्त वाले जानवर, तो शरीर का तापमान पर्यावरण के अनुसार बदलता है। उदाहरण के लिए मेंढक है, छिपकली है, मछली है। तो इनका जो शरीर का तापमान है वो पर्यावरण के अनुसार बदलता है। तो जैसा पर्यावरण होगा वैसे ही क्या होगा, इनका शरीर का तापमान भी चेंज होगा। तो मेंढक, छिपकली, मछली, तो ऐसे जानवरों को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। इनके लिए भी तापमान का काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है भाई, आगे चले। उसके बाद है प्रवासन, तो अगर किसी जगह का तापमान बदलेगा तो वहाँ पर प्रवासन हमें देखने को मिलेगा। तो तापमान बदलने पर क्या होता है, कई जानवर और पक्षी अस्थायी रूप से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है दूसरी जगह पर जाते हैं, वहाँ का तापमान उनको झेलता नहीं है ना, क्योंकि वहाँ के उस इकोसिस्टम में वो रह नहीं डेवलप नहीं हुए होते हैं, तो वहाँ वो मर भी जाते हैं। ठीक है भाई, तो मौसम सामान्य होने पर वो वापस लौट भी जाते हैं, इसे थर्मल माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम के अंदर एमसीक्यू में कि थर्मल माइग्रेशन क्या है। अब जल की बात करते हैं, दूसरा कारक है। तो भाई जल तो बहुत जरूरी है जीवन के लिए, इसलिए ये पारिस्थितिक तंत्र का एक प्रमुख अजैविक कारक है। तो जल का पारिस्थितिक महत्व बहुत ज़्यादा है। तो किसी क्षेत्र में कितना जल उपलब्ध है ये तय करता है कि वहाँ कौन सा पारिस्थितिक तंत्र बनेगा, जंगल बनेगा, घास भूमि, मरुस्थल, तालाब, झील, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जल का काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है वहाँ पर किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र बनने वाला है। लंबे समय तक पानी जमा रहने पर वहाँ जलीय परितंत्र बनता है, जैसे कि तालाब, झील, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, तो पौधों में जल का महत्व क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण हो गया, खनिजों का संचलन के लिए और अन्य सभी शारीरिक क्रियाओं के लिए जल आवश्यक होता है। ठीक है भाई, कहने का मतलब है जब प्रकाश संश्लेषण वहाँ पे देखो पानी की जरूरत तो पड़ेगी, आपको पता है। अब पानी वो कहाँ से मिल रहा है, वो रूट से मिल रहा है उसको, है ना। खनिजों का संचलन है वही पानी के थ्रू ही होगा पौधे के अंदर, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अगर आपने पढ़ा हो जाइलम फ्लोएम के बारे में तो आपको पता होगा जाइलम क्या करता है, पानी और मिनरल्स यानी खनिजों का क्या करता है भाई,
ऐसी डायरेक्शन में, ठीक है, उत्तरी डायरेक्शन में आप देख रहे हो मेरे पेड़ के पास, देखो जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में क्या होता है, खनिज और पानी का क्या हो रहा था भाई, संचलन हो रहा होता है। समझ रहे हो, तब जल का काफी इंपॉर्टेंस है। और जल जो है पौधे का तापमान नियंत्रित करता है, वर्षा की मात्रा ये तय करते हैं किस प्रकार की वनस्पति वहां पर उगेगी। वर्षा और ये पानी है वो ना, तो वर्षा की मात्रा ये तय करेगी कि किस प्रकार की वनस्पति वहां पे उगेगी, ठीक है। जैसे कि सदाबहार वन आपने सुने होगा, पर्णपाती वन आपने सुना होगा, मरुस्थल वनस्पति आपने सुनी होगी। तो यहाँ की वनस्पति वैसी है जितनी बारिश यहाँ पर होती है। आपको नहीं पता कोई बात नहीं, अगले चैप्टर्स में आप पढ़ने वाले हो। कुछ पौधे हवा की नमी से पानी लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। ह्यूमिडिटी से क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। कुछ पौधे जो हवा में जो नमी होती है, यानी हवा के अंदर जो पानी होता है उसको क्या बोलते हैं, नमी बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, तो उससे ही पानी लेते हैं कुछ पौधे। जैसे कि एपीफाइटस है, ऑर्किड है, लाइकेन है, मोस है, तो कुछ पौधे आपको ध्यान रखने हैं। और अधिकांश उच्च पौधे जो है भूमिगत पानी को जो है जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। मैंने बता चुका हूँ, रूट्स के द्वारा क्या करते हैं, जो पानी जमीनी मिट्टी में होता है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलें, जानवरों में जल का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो जानवरों में भाई उपापचय जो चलता है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जल। तो शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में भी जल मदद करता है। आपको पता होगा हमारे, जैसे जानवरों की बात करूँ, ऐसे इंसानों की बात करूँ, इंसान एक तरह का जानवर ही, आपको पता होगा। तो 70% हिस्सा लगभग हमारा जो है पानी से ही बना हुआ है। तब तो जितना पानी ज़्यादा पियोगे आपका शरीर का तापमान भी उतना ही बढ़िया रहेगा, सही रहेगा। आगे चलिए, नमी उनके जीवन और वितरण को प्रभावित करती है। और नमी की बात आगे तो भाई जल तो इसके अंदर इंक्लूड ही है, ठीक है भाई। तो जीवन और वितरण को प्रभावित करती है। आगे चले, मिट्टी की बात कर लेते हैं। ये दूसरा कारक आ गया है ना, मृदा कारक। तो मिट्टी के महत्व की बात कर लेते हैं। तो मिट्टी जो है पौधों को बढ़ने का आधार है। मिट्टी जो है पौधों के बढ़ने का आधार है और जानवरों के रहने का स्थान देती है मिट्टी, आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी उर्वर उर्वर है ना, तो वहाँ पर जो फसल भी उगेगी, जो पौधे वहाँ पर होंगे, वो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो मिट्टी की उर्वरता और मात्रा तय करते हैं कि उस इलाके में कौन कौन से पौधे उगेंगे। समझ रहे हो भाई। आगे चले, अब यहाँ पर ना मिट्टी के पीएच की यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी सही है या बेकार है, ये डिपेंड करते हैं कि मिट्टी का पीएच क्या है ना। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी मिट्टी क्षारीय है, अम्लीय है, कैसी है, ये डिपेंड करता है मिट्टी की क्वालिटी कैसी है ना। अगर आपकी मिट्टी उदासीन है, उदासीन का मतलब क्या है, ना ज़्यादा अम्लीय है और ना ही वो क्षारीय है, मतलब न्यूट्रल है, तो ऐसी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है खेती के लिए, पौधों के लिए। अगर मान लो आप लोग को पता होगा पीएच, अगर आपने पढ़ा है 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा, 1 से लेकर 14 तक क्या होते हैं, नंबर होते हैं पीएच स्केल पर, ठीक है। तो 7 बीच में आ जाता है भाई। तो 7 नंबर वाला जो 7 होता है उसको बोलते हैं आ, उदासीन वाली स्टेज, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का पीएच जो है 7 से कम होता जाएगा, जितना जितना कम होता जाएगा वो उतना ही अम्लीय है, ठीक है। और 7 से जो जितना दूर जाएगा, मतलब 14 की तरफ जाएगा, वो उतना ही क्षारीय है। तो अगर मिट्टी का जो पीएच है वो 7 से कम आ रहा है तो वो अम्लीय मिट्टी है, और जितनी वो 1 के नज़दीक होगी उतनी जो है वो अम्लीय मिट्टी होगी, ध्यान रखना। और अगर 7 से ज़्यादा है पीएच तो वो क्षारीय मिट्टी है। लेकिन अगर मिट्टी का जो पीएच है वो 6.5 से लेकर 7.5 के बीच का है तो उदासीन मिट्टी, न्यूट्रल मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। और मिट्टी का पीएच ये तय करता है कि कौन से पौधे और जीव वहाँ पर पनप पाएंगे और कौन से नहीं। आगे चले, मिट्टी में पोषक तत्व देखो भाई। तो मैक्रोन्यूट्रेंट्स जो कि अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं और माइक्रोन्यूट्रेंट्स जो कि कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो पोषक तत्व जो है पारिस्थितिक तंत्र के विकास और बनाए रखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। मैक्रो मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है ना, माइक्रो मतलब होता है कम, सूक्ष्म होता है। तो मिट्टी में ज़्यादा मैक्रो न्यूट्रेंट्स भी होते हैं और मैक्रो न्यूट्रेंट्स भी होते हैं। मैक्रो वो होते हैं जो कि जिसको जो मिट्टी में कम मात्रा में चाहिए होते हैं, और मैक्रो वो होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। मिट्टी की बनावट की बात करूं, यानी कि टेक्सचर की बात करूं, तो पथरीली, दलदली, रेतीली या खनन क्षेत्र की मिट्टी अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग उपयुक्तता रखती है ना भाई। मतलब हर तरह का जीव, हर तरह का पौधा हर प्रकार की मिट्टी में नहीं उग सकता ना। पथरीली, दलदली, रेतीली, खनन क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो अलग अलग होती है। तो हर पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीव मिट्टी की बनावट के अनुसार ही क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं, मतलब कि अडेप्ट कर पाते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट को, उस प्रकार की मिट्टी को। तो जैसी मिट्टी की बनावट है उस हिसाब से वो अनुकूलित हो पाते हैं, अडेप्टिव हो पाते हैं। अब आगे चलें, आगे हम बात करते हैं पारिस्थितिकीय पिरामिड की। इसकी बात करेंगे भाई, पारिस्थितिकीय पिरामिड की। तो आप देख लो, ये जब पीछे आपको इमेज दिख रही है, पारिस्थितिक पिरामिड ही है। तो अगर देखो आपको पता होगा, एक इकोसिस्टम के अंदर उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, अपघटक होता है ना। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो
अब घटक तो सबसे लास्ट में आप मान लो, ठीक है भाई। जब ये उपभोक्ता जितने भी जो लास्ट पे जो उपभोक्ता आता है तृतीय स्तर पर, जब वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा। तो उसको अब घटक क्या करते हैं, उससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं, अपना खाना ग्रहण करते हैं ना। तो अगर उत्पादक उपभोक्ता और अब घटक संतुलन में हो तो पारिस्थितिक तंत्र ठीक से चलता है। अगर ये बिगड़ गया, इनका संतुलन बिगड़ गया, तो पारिस्थितिक तंत्र ठीक से नहीं चल पाएगा। और इन सबको जोड़ने वाली मुख्य कड़ी क्या, ऊर्जा है। क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती रहती है। क्योंकि पौधों ने जो खाना बनाया उनके पास जो ऊर्जा थी, उससे जो प्राथमिक उपभोक्ता को ऊर्जा मिलती है, और प्राथमिक उपभोक्ता को दूसरा वाला खा जाता है तो दूसरे को ऊर्जा मिल गई, और दूसरे वाले को तीसरा खा जाता है जो सबसे टॉप पे होता है ना। तो वहां से उसको ऊर्जा मिल गई। तो हर जीव अपनी खाद्य श्रृंखला में एक खास स्तर पर होता है। सही बात है, हर जीव अपने खाद्य श्रृंखला पे अपने स्तर पर होता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसको समझाने के लिए क्या करा है भाई, पर्यावरण वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन ने 1929 में एक ग्राफिक मॉडल दिया जिसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है ना। अब पिरामिड क्या है, इस पिरामिड आप देखो भाई, ये पिरामिड होता है ना। सबसे नीचे उत्पादक को दिखाया जाता है इस पिरामिड के अंदर, है ना। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है भाई, देखो। तो सबसे नीचे उत्पादक होते हैं, बीच में शाकाहारी होते हैं, और सबसे ऊपर जो है वो मांसाहारी दिखाए जाते हैं पिरामिड के अंदर। और पारिस्थितिक पिरामिड जो है 3 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रख लेना है। पहला होता है भाई संख्या पिरामिड, दूसरा होता है बायोमास पिरामिड, तीसरा होता है ऊर्जा पिरामिड। ठीक है भाई। तो बात करते हैं संख्या के पिरामिड की। तो इस पिरामिड में हर पोषण स्तर पर जीवों की संख्या दिखाई जाती है। देखिए, आप समझ रहे हो ना, जो संख्या का पिरामिड होता है, नाम से पता चल रहा है, पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो इस पिरामिड में जो हर पोषण स्तर है, पोषण स्तर कौन सा भाई, जैसे ये हो गया, देखो ये भी एक पोषण स्तर है, ये वाला पोषण स्तर है, ये भी पोषण स्तर है, ये भी पोषण स्तर है। तो हर पोषण स्तर पर जीवों की संख्या कितनी दिखाई जाती है। उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से हमेशा ज्यादा होती है ना। जैसे घास हो गई, इनकी संख्या हमेशा ज्यादा होती है भाई उपभोक्ताओं से, उपभोक्ताओं के कंपेरेटिवली कम होते हैं उत्पादकों से। नीचे से ऊपर जाते हुए जीवों की संख्या कम होती जाती है ना। जैसे कि आप मान लो ये है ना। तो जैसे आप इस पिरामिड में ऊपर जाओगे तो जीवों की संख्या घटने लग जाएगी। यानी कि उत्पादक सबसे ज्यादा होंगे, फिर थोड़े कम होंगे इससे उत्पादक से, जैसे जो अपने सेकंड पे आएंगे, ठीक है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है जिसको हमारे भी वोरस बोलते हैं। यहाँ पे थोड़े जीव कंपेरेटिवली कम होंगे, जो जो अपने उत्पादक है उनसे। फिर इसके ऊपर और जीव कम हो जाएंगे, और सबसे टॉप पे और जीव कम हो जाएंगे। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे तो जीवों की संख्या कम होती जाती है। और प्रत्येक स्तर पर मौजूद कुल जीवों को स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। तो हर स्तर पर जीव होता है, आपको पता है। तो कुल जीवों का कहते हैं हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। आप ध्यान रखना, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ईवीएस में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो एक एमसीक्यू तरह का मान लो आप उसको। तो आमतौर पर संख्या का पिरामिड जो होता है ना, वो सीधा होता है। सीधा मतलब समझते हो ना भाई आप, ये देखो सीधे पिरामिड है। ठीक है भाई, सीधे पिरामिड है, ध्यान रखना है। तो आमतौर पर सीधा ही होता है, आपको ध्यान रखना। जैसे घास भूमि और जलीय पारितंत्र। कुछ मामलों में उल्टा पिरामिड भी हमको देखने को मिल सकता है, जैसे कि वृक्ष आधारित पारितंत्र या परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी क्या होता है, जो किसी दूसरे जीव पर रहते हुए अपना क्या करता है, ऊर्जा ग्रहण करता है, परजीवी। जैसे कि आपने जू देखा होगा, जू है ना। तो जू किसी इंसान के सर पे बैठ जाता है तो वहां से अपना ऊर्जा कलेक्ट कर रहा होता है वो। तो ध्यान रखना है। तो अधिकतर आपको सीधा ही देखने को मिलेगा संख्या पिरामिड, जैसे घास भूमि का हो गया, जलीय पारितंत्र का हो गया। लेकिन कुछ मामले में उल्टा हो सकता है, बता दिया मैंने कौन सा हो सकता है। और वन पारितंत्र में पिरामिड का जो मिश्रित रूप भी देखने को मिल सकता है, जिसको हम इरेगुलर शेप भी बोल देते हैं। तो वन पारितंत्र जो होता है वहां पर हमें पिरामिड का मिश्रित रूप देखने को मिल सकता है। वो कैसा होता है मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखो भाई, ये जो आप देख रहे हो, देखो ये तो आपका है उल्टा पिरामिड, है ना, जो कि परजीवी खाद्य श्रृंखला में आपको देखने को मिल सकता है। और वृक्ष वाली में, ठीक है। और अब जो वन वन में हमको कौन सी देखने को मिल सकती है भाई, आपको मैंने बता दिया, आपको दोनों मिश्रित रूप में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो है आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं फिलहाल अभी, ये आपका स्पिंडल शेप्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप्ड बोलते हैं, मिश्रित बोलते हैं हिंदी में इसको, मिश्रित। क्या बोलते हैं भाई हम इसको, मिश्रित रूप बोलते हैं पिरामिड का। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ देखने को मिलता है हमें, ये वन में देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें ना आपको जंगल के अंदर फूड वेब भी देखने को मिल जाती है, मतलब कि खाद्य जाल देखने को मिलता है। यानी कि अगर मान लो किसी एक जीव को दूसरा जीव नहीं मिला जिसको वो खाता है, तो उसका वेट थोड़ी करेगा, वो दूसरे को खा जाएगा। तो इस प्रकार से इनकी शेप ऐसी बन जाती है। आगे चलें, बायोमास के पिरामिड की बात कर लेते हैं। तो यह पिरामिड हर पोषण स्तर पर मौजूद जीवों की कुल सूखा वजने कुल जैविक पदार्थ दिखाता है। यानी कि ये जो पिरामिड होता है हर पोषण स्तर पर, जैसे कि फर्स्ट सेकंड दिखाया ना मैंने आपको, जैसे कि पोषण स्तर है, ये हो गया, ये हो गया अपना, है ना। तो ये पोषण स्तर है।
तो हर पोषण स्तर पर जीवों का कुल सूखा वजन कितना है ना, उसको हम बायोमास बोल रहे हैं, एक तरह से है जैविक पदार्थ दिखाता है। तो संख्या के पिरामिड की तरह ये भी सीधा या उल्टा हो सकता है। जंगल और घास भूमि में बायोमास का पिरामिड आमतौर पर सीधा देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आ सकता है इल्ना बैंक्स में कि बायोमास का पिरामिड जंगल और घास भूमि में कैसा होता है, अपराइट होता है, नहीं सीधा होता है। तालाब और जलीय परितंत्र में अक्सर उल्टा देखने को मिलेगा आपको बायोमास का पिरामिड। और इस कारण क्या है कि पानी में छोटे छोटे उत्पादक जैसे कि प्लवक का बायोमास कम होता है और उपभोक्ताओं का बायोमास ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है, पानी के अंदर आपको उल्टा देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार का। ठीक है भाई। तो जो सबसे नीचे है ना, इनका वजन कम होता है, इसके ऊपर इनका ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा इनका होगा। समझ रहे हो भाई, ध्यान रखना है। तो ये इस कार्निवोरस जो भाई हर्बिवोरस को भी खा जाते हैं और प्रोड्यूसर को भी खा जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। वैसे बात तो बायोमास का दिखा रहा था, बायोमास क्या है, ये चलता है वजन के हिसाब से। तो पानी में छोटे छोटे उत्पादक जैसे कि जो प्लवक होते हैं इनका बायोमास कम होगा, उपभोक्ताओं का ज़्यादा होगा जो खा जाते हैं इनको प्लवक को, है ना भाई, ध्यान आपको रखना है। आगे चलें, ऊर्जा का पिरामिड की बात करें तो मुख्य विचार यहाँ पर क्या कहता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है पारिस्थितिक पिरामिडों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो ऊर्जा का पिरामिड सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जैसे जैसे ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो ऊर्जा घटती जाती है, ध्यान रखना। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे पिरामिड में, कौन से वाले ऊर्जा के पिरामिड में सबसे नीचे उत्पादक होगा, उसके बाद आपका हर्बीवोरस आएगा यानी प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता आएगा और तीसरे पे आपका तृतीयक उपभोक्ता आएगा। तो उत्पादक के पास जितनी ऊर्जा होगी उतनी ऊर्जा सेकंड वाले पे नहीं पहुंचेगी, उसका 10% पहुंचेगी। कितना पहुंचेगी, उसका 10%। आपको पता होना चाहिए आप एनर्जी यानी ऊर्जा को जो दिखाते हो कितनी भी ऊर्जा है, मान लो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर 1000 ऊर्जा है, ऊर्जा यहाँ पर 1000 सिंपल 1000 नहीं लिख सकते आप, आपको 1000 जूल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 1000 जूल। ये जूल क्या होती है, ऊर्जा को दिखाने का ये ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, या इसकी जगह आप ए भी लिख सकते हो, 1000 KCAL। ठीक है भाई, KCAL। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, तो आपको साथ लगाना पड़ेगा। तो हर पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक जाती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर के पास जो है, जो प्रोड्यूसर जैसे प्लांट हो गए, उनके पास कितने हैं, 1000 KCAL ऊर्जा है या जूल है, या 10,000 मान लो, आपकी इच्छा है। तो अगर मैं 1000 मान के चलता हूँ तो उत्पादक को भाई प्राथमिक उपभोक्ता खा जाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता के पास केवल 100 KCL ऊर्जा ही पहुंचेगी। 1000 का 10% निकालोगे तो 100 ही आएगा। और द्वितीयक उपभोक्ता के पास 10 KCL ऊर्जा ही पहुंचेगी। 100 का 10% निकाल लो, आप 10 ही आएगा। और जो तृतीयक उपभोक्ता आएगा जो कि टॉप कार्निवोरस होते हैं उनके पास 1 KCL ही ऊर्जा पहुंचेगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाते जाएंगे हम एक इकोसिस्टम के अंदर एक ट्रॉपिक लेवल पर, तो वहाँ पर जो एनर्जी है वो कम होते जाती है, क्योंकि 10% लोग यही कहता है कि जैसे आप अगले लेवल पे जाओगे तो 10% एनर्जी कम होते जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊर्जा पिरामिड की विशेषताएं क्या होती है। जैसे हमने बाकी सबकी भी देखी है, बायोमास की संख्या की, अब इसकी बात भी कर लेते हैं। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है भाई, ध्यान रखना। ये कभी उल्टा या स्पिंडल आकार का, स्पिंडल मतलब क्या होता है, मिश्रित आकार का, जैसे कि हमने देखा था जो वनों में देखने को मिलता है हमको, वो वाला आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। ऊर्जा पिरामिड की विशेषता आपको बता रहा हूँ। इसका आकार जो है जीवों की संख्या, आकार और बायोमास या उपापचय दर से प्रभावित नहीं होता है। जैसे बायोमास का प्रभावित होगा, संख्या वाला प्रभावित होगा, लेकिन ऊर्जा वाला प्रभावित नहीं होगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे चले, ऊर्जा पिरामिड की कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी, जैसे कि एक जीव की स्थिति हमेशा निश्चित नहीं होती है। सही बात है। अगर मैं आपको बताऊँ, एक पिरामिड बना के दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर भाई, आप मान लो ये पिरामिड मैंने बना दिया, है ना। अब यहाँ पर मैं कैसे बोल दूँ कि ये वाला जीव आपको यहीं पर यही देखने को मिलेगा। चलो यहाँ तो चलो मानता हूँ कि यहाँ प्लांट देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेकंड वाले पे मैं कैसे कह दूंगा कि यहाँ पर आपको वही जीव देखने को मिलेगा जो आप सोच के चल रहे हो। वही बात है, तो ऊर्जा पिरामिड की सीमाएं होती हैं। तो एक जीव की जो स्थिति है वो हमेशा फिक्स नहीं होती है। पिरामिड बनाते समय मौसमी बदलावों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ये एक इसका लिमिटेशंस है। और अब घटकों की भूमिका पिरामिड में नहीं दिखाई जाती है, बल्कि अब घटक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, डिकम्पोजर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एक पिरामिड के अंदर। लेकिन खाद्य श्रृंखला के अंदर जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं उस, लेकिन ट्रॉपिक लेवल्स में अब घटकों को दिखाया ही नहीं जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया, तो ये क्या है, इसकी सीमाएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं पारिस्थितिक वंशक्रम। जैसे कि आप देख रहे हो ना, पहले जगह ऐसी थी, फिर ऐसी होती है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिक वंशक्रम। अब जैसे कि मान लो बिल्कुल बंजर जमीन थी, यहाँ पे पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं धीरे धीरे, तो यहाँ पर एक पारिस्थितिक तंत्र भी बनने लग जाता है जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिक वंशक्रम। तो देखते हैं इसके बारे में।
तो पारिस्थितिक वंशक्रम है क्या? तो एक ऐसे प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ एक जीव समुदाय क्या करता है, दूसरे समुदाय को पूरी तरह बदल देता है और अंत में एक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स समुदाय, बन जाता है। कहने का मतलब है देखो, अभी मान लो जो आपको दिखा रहा हूँ ये आपकी बुक की इमेज है। अब इस टाइम पे जैसे ये एक इकोसिस्टम बन रहा है, यहाँ पर कोई किसी प्रकार के जीव रह रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे टाइम बदलता जाता है तो दूसरे जीव क्या करते हैं, इस जगह को एक्वायर कर लेते हैं, पुराने वाले जीव यहाँ से निकल लेते हैं। तो ये बोला है कि समय के साथ एक जीव जो है, एक जीव समुदाय दूसरे समुदाय को पूरी तरीके से बदल देता है और अंत में एक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है। ये शब्द जो है सबसे पहले रागनर हल्ट ने दिया था और क्लेमेंट ने इसको परिभाषित करा था। तो रागनर हल्ट कौन है? ठीक है भाई, ये कौन है जो मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये रागनर हल्ट है। और क्लेमेंट कौन है? नीचे वाला बंदा है, ध्यान आपको रखना है, व्यक्ति है मतलब। तो इन्होंने क्या करा, इसको परिभाषित करा, इन्होंने नाम दिया और इन्होंने, क्लेमेंट ने इसको परिभाषित करा। ठीक है, पारिस्थितिक वंशक्रम। आगे चले, इसकी मुख्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो प्रजातियां और समुदाय क्रमबद्ध तरीके से बदलते हैं, है ना भाई। तो एक भी, जैसे मैं पीछे बताया, इसमें क्या होता है, जो आपका प्रजातियां हैं और जो समुदाय हैं वो क्रमबद्ध तरीके से बदलते हैं। जीवों की गतिविधियों से पर्यावरण बदलता रहता है। जैसे देखो ना भाई, जैसे जैसे जीव गतिविधियां करेंगे वैसे वैसे आपका जो पर्यावरण है आसपास का बदलता रहेगा। समझ रहे हो? तो अंत में क्या होता है कि स्थिर संतुलित पारितंत्र यहाँ पर बन जाता है और चरमोत्कर्ष यानी जिसको हम क्लाइमैक्स बोलते हैं, लंबे समय तक पर्यावरण से संतुलन बनाए रखता है। अब देखो ये वंशक्रम के कारण क्या है भाई, वंशक्रम क्यों होता है? प्रारंभिक कारण तो ये है भाई, इसमें जलवायु कारण की हम बात करते हैं, जैविक कारण की हम बात करते हैं। तो जलवायु कारण में मिट्टी का कटाव, बाढ़, वर्षा, आग, भूस्खलन, ये सब आता है। इस वजह से क्या होता है, वंशक्रम बनता है। अब देखो मिट्टी का कटाव, बाढ़, वर्षा हो गई, मान लो भूस्खलन हो गया, तो यहाँ से पूरा जीव समुदाय हट जाएगा, तो दूसरा जीव समुदाय आएगा। इस वजह से क्या होता है, वंशक्रम बनता रहता है, यानी दूसरा जीव यहाँ पर, दूसरा जीव समुदाय यहाँ पर आता है और अपने आसपास के परिवेश को बदलता है। जैविक कारण क्या है, वनों की कटाई, अतिचारण, झूम खेती। झूम खेती इंसान करता है भाई, वनों की कटाई भी इंसान करता है और अतिचारण भी इंसान की वजह से ही होता है ना। अपने जो पशु है उसको पाल रखा, उसको ज़्यादा चराई करा दी, तो वहाँ का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है। इस वजह से जो वंशक्रम होता है ना भाई। तत्कारण तो जनसंख्या में परिवर्तन, जैसे कि शहरों, उद्योगों या सुरक्षा के कारण प्रवास हो जाना, है ना भाई। जनसंख्या में परिवर्तन की वजह से भी क्या होता है आपको भाई, सब वंशक्रम हमें देखने को मिलता है। स्थिरीकरण कारण जलवायु की स्थिति, खनिज की उपलब्धता या मिट्टी की उर्वरता, उत्पादकों की वृद्धि आदि, ये भी जो है वंशक्रम का कारण बनता है कि वंशक्रम हमें देखने को मिलता है। अब वंशक्रम की प्रक्रिया क्या होती है देखो, अना अनावृतता। ठीक है, अनावृतता आप समझ रहे हो, जैसे कि आ, जब वहाँ पे बिल्कुल बंजर जमीन है, कुछ है ही नहीं, उसके बाद है प्रवासन अभिगमन, है ना। तो क्या होगा भाई, वहाँ से अब वहाँ पर कोई आएगा दूसरा जीव, है ना, वहाँ पर रहेगा, प्रवासन हो गया उसका। अब वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट होगा, मतलब वहाँ पर वो रहेगा, अब थोड़ा यहाँ पर ठहरने की कोशिश करेगा, इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा अपने आप को। उसके बाद एकत्रीकरण, अतिक्रमण वो करेगा उस जगह का, मतलब अपनी जगह बनाएगा, उसमें अपना फिक्स होएगा। अब बाकी जीवों से प्रतिस्पर्धा करेगा और अपनी प्रतिक्रिया भी देगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा कि स्थिरीकरण की प्रक्रिया में देखने को मिलेगी, मतलब ये अपना पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड कर लेगा, स्टेबलाइज हो जाएगा वो जीव वहाँ पर। ठीक है, तो वंशक्रम की प्रक्रिया ऐसे चलती है। अब वंशक्रम के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो प्राथमिक वंशक्रम, तो ऐसे बंजर क्षेत्र में शुरू होता है जहाँ पहले कोई जीव नहीं था, जैसे चट्टाने, रेत, ज्वालामुखी। तो ये प्रारंभिक वंशक्रम है, जो कि बंजर क्षेत्र है। द्वितीयक वंशक्रम जिसको सेकेंडरी बोलते हैं, तो जहाँ जीवन था लेकिन आग, बाढ़, सूखा आदि की वजह से नष्ट हो गया है, तो ये द्वितीयक वंशक्रम है। तीसरा ऑटोजेनिक वंशक्रम, तो जैविक घटक स्वयं पर्यावरण में बदलाव लाते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑटोजेनिक वंशक्रम। चौथा होता है भाई एलोजेनिक वंशक्रम, तो भारी अजैविक कारणों जैसे कि भाई ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़ हो गया, इससे पर्यावरण बदलता है, तो दूसरे तरह के जीव आते हैं, तो इससे हमारा क्या चलता है भाई, हमारा वंशक्रम चलता रहता है, तो एलोजेनिक वंशक्रम इसको हम बोलते हैं। उसके बाद प्रेरित वंशक्रम, तो मनुष्य द्वारा किया गया, जैसे कि खेत में खेती शुरू कर दी गई जमीन पर, है ना, तो प्रेरित वंशक्रम हो गया। तो वहाँ से क्योंकि पूरा जो जीव है वहाँ से वो हट जाएगा और दूसरा जीव वहाँ पर आएगा, तो इसको बोलते हैं प्रेरित वंशक्रम, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ मनुष्य ने खेती करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद है स्वपोषी वंशक्रम, जैसे कि अकार्बनिक पदार्थ हो गए वाली जमीन पर पौधे से शुरू होने वाला वंशक्रम, उसको हम क्या बोलेंगे, स्वपोषी वंशक्रम, उसको हम बोलेंगे। समझ आ गया? उसके बाद है विषमपोषी वंशक्रम, जिसको हेटरोट्रोपिक वंशक्रम भी बोलते हैं, तो कार्बनिक पदार्थों से भरपूर जगह पर शुरू हुआ, यहाँ पर फफूंद, मशरूम आदि होते हैं, तो वो विषमपोषी वंशक्रम होता है, जो दूसरों से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है।
उसके बाद प्रतिगामी वंशक्रम, तो अत्यधिक मानव हस्तक्षेप या आपदाओं से वंशक्रम पीछे की ओर चला जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिगामी वंशक्रम बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए वनों की कटाई के बाद जंगल, झाड़ी, फिर घास भूमि, फिर बंजर भूमि हो जाएगी, है ना। तो क्या होता है भाई, अत्यधिक मानव हस्तक्षेप, यानी मानव ने यहाँ पे अपना हस्तक्षेप डाल दिया या आपदाएं आ गई तो वंशक्रम वापस फिर से चला गया। वंशक्रम में क्या होता है, बंजर होती है, फिर पेड़ पौधे उगते हैं, वहाँ पे जीव आते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार प्रतिगामी वंशक्रम का मतलब होता है कि भाई वंशक्रम पीछे चले जाए वापस आगे बढ़ने की जगह। जैसे कि वन था, कटाई हो गई, जंगल, जंगल की कटाई हो गई, झाड़ी बन गया पूरा, झाड़ी से वो घास भूमि बना, फिर उसके बाद वो बंजर भूमि बन गया। समझ गया भाई। तो यहाँ पर जो आपकी वीडियो समाप्त होती है, आई होप आपको समझ आया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।